सबसे पहले आज समझ लेते हैं राष्ट्रपति जी का इलेक्शन। हाँ, अगर हम देखें तो राष्ट्रपति हम प्रधानमंत्री तो क्या ये कहना उचित होगा कि राष्ट्रपति को सिर्फ एक घूमने का प्रयोग करा जाता है कि कोई विवाद हुआ उनके नाम से एक्शन लेके यूनाइटेड नेशन जो है ये उसके सारे ये इतना नहीं इसका आंसर कोई नहीं नाम आपको नॉमिनल हेड में बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसकी रीजन पावर करते हो तो प्रैक्टिकल पावर बहुत कम नॉमिनल हेड पावर की अगर आप आते फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बताया यहां पर कि उसको नॉमिनल हेड क्यों बोलते हैं। जो पब्लिक से ज्यादा क्लोज होता है वो रूरल हेड बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर, और जो पब्लिक से एक ऐसे इलेक्शन के लिए वो होता है उसको कौन सा हेड बोलते हैं नॉमिनल हेड। कल ये भी बताया था आप लोगों को कि अमेरिका के अंदर पावर्स क्या हैं और किस तरीके से प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट का हेड और स्टेट का हेड एक ही व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, चलो आज बात करते हैं फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन की। अच्छा, प्रेसिडेंट जी का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। देखिए योग के मामले पे सबसे पहली बात तो ये हमारा संविधान शांत है। हमारा संविधान ये कहते हैं कि उनका है, हमारा संविधान सीधे कहता है हमारा है और हमारा है, इसलिए वो उसके क्या चला रहे हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन का है। ऐसा कोई क्वेश्चन है यूपीएससी के यहाँ से है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, हां जैसे कि जब वो उसको गवर्नमेंट का मानते हैं कि इंडिया का ये भी यहां से दुनिया करना है भारत और देश का भारत की नहीं मानते ना। अच्छा सवाल है, इन्होंने कहा कि केटू भारत की नहीं मानते हैं। कल एक टीचर आएंगे ज्योग्राफी वाले, मेरा पॉलिटिकल होगा, ठीक है, मतलब आपसे पूछना है पहले एक बार ठीक है केटू को क्या मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब हाँ सीओ के क्या आ गया? चल चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गया, कोई बात नहीं। कि सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो है बड़ी टीचर वेरी गुड। अगर आप हमसे इसलिए पूछो क्योंकि आपने अगर ये माउंटेन नहीं पूछा होता, आप कहते राजनीतिक शक्तियाँ भारत की कश्मीर पे और ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कहाँ तक लागू होती हैं, तो मैं इसका जवाब देता, जो कि लेक्चर के बाद में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट में दे दूंगा ताकि आप मैंने से पूछ सकें। चलो अब ये बताओ राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली क्यों होता है, डायरेक्टली क्यों नहीं होता है? इसका जवाब मैं दे चुका हूं, एक्सपेंसेस खर्चे। तो मान लीजिए फिर से क्वेश्चन समझो। मेरे कहने का मतलब राष्ट्रपति जी का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो एक बात आप सिंपल सी समझिए कि राष्ट्रपति जी मोस्ट पावरफुल हेड है अनुच्छेद 53 के अनुसार, और एक व्यक्ति और आ जाता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। अगर हम इन दोनों के चुनाव की पद्धति एक सी रख देंगे तो फिर राष्ट्रपति कहेंगे मैं बड़ा, प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं तुम कैसे बड़े, हम और तुम एक ही चुनाव से होकर के आए हैं तो तुम नहीं हो बड़े, मैं बड़ा। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वैचारिक मतभेद ना हो और वरीयता का क्रम मेंटेन रहे, क्योंकि सभी को पता है भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री, थर्ड सेलेक्ट आता है इसका प्रेसिडेंट का जो नाम है बताता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पर हाँ
ये होता है कोरम ऑफ स्टैंडिंग, कोरम ऑफ स्टैंडिंग। ये कोरम ऑफ स्टैंडिंग सेरेमनी के हिसाब से एज के हिसाब से इसका कोई क्रम नहीं है, कोई संवैधानिक प्रावधान है वहाँ पर आप कैसे कोई मतलब नहीं होता। ये साथ में तो एक वीडियो जो है वो वीडियो के साथ बैठेंगे, दूसरे डालेंगे, वो उस वीडियो में बैठेंगे। पीएम साहब जो है वो क्या कहते हैं बांग्लादेश की कौन शेख हसीना, उनको लेने का प्रोटोकॉल पीएम का नहीं होता है। तो प्रोटोकॉल तो आप छोड़िए, जो चीज़ लिखे थे संविधान में लोग उस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बताओ। पैसों की कमी के कारण राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, ध्यान से सुन लो। ये कारण है कि इसका कारण लेक्चर डिस्टर्ब नहीं करते। चलो राष्ट्रपति बजाय लास्ट के 5 मिनट में अपना क्वेश्चन लिख लो, डिस्कशन करेंगे क्योंकि इससे पूरे क्लास का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वैचारिक मतभेद ना हो, इस वजह से इन दोनों के इलेक्शन की प्रणाली जो अलग है। दूसरी बात आप ये सोचिए कि कोई भी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसका हेड होता है, वो होता है लोकसभा के अंदर जो भी सरकार बनती है उसका हेड होता है। और इसको अगर हम कहें तो डायरेक्टली किससे इलेक्ट होकर आता है, पब्लिक से, इसकी पावर ज़्यादा होती है। अगर एक को हम पब्लिक के माध्यम से इलेक्ट कर रहे हैं और उसे हम उसके बराबर में रख लेंगे, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना तय है। इसी वजह से हम लोग जो है राष्ट्रपति जी का चुनाव करवाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अब सवाल मेरा कल जो था वही सवाल आज भी है कि एक आईएएस की क्या भूमिका होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ये सवाल कल मैंने आपसे स्टार्ट किया, ये तो मैंने बताया कि जब तक वो साइन नहीं करेगा सर्टिफिकेट नहीं देगा, लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोई भी आईएएस इनके सीन में आएगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये आईएएस आया है इलेक्शन में नहीं है। अब ध्यान से राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और वैसे अगर बात करें तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में 3 टर्म यूज होते हैं। 3 टर्म का मतलब ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपात प्रतिनिधि प्रणाली होती है। दूसरा होता है एकल संक्रमणीय वोट, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और तीसरा होता है सीक्रेट बैलेट, तीसरा होता है सीक्रेट बैलेट, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को ध्यान से समझो। द्रौपदी मुर्मू जी अभी अभी जीती हैं, शपथ ले लिए उन्होंने, तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। नाउ भारत के अंदर जो भी चुनाव होते हैं आमतौर पे मान के चलिए हम 100 सीट पे चुनाव करा देते हैं, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। इसमें ए ने जीते 40, बी ने जीता 30, सी 20, डी 10। ये मैं नॉर्मल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ इंडिया में आप लोग देखते हैं, लोकसभा के मैटर में देखते हैं और विधानसभा के मैटर में देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी जो आंकड़े आपके सामने लिखे हैं इसमें कौन सी पार्टी जीत रही है? ए बी सी ये जीत रही है। हमने 40% वोट पे डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर हम दूसरा नेगेटिव साइड देखें तो कितने परसेंट लोग नहीं चाहते थे कि ये पार्टी जीते? राष्ट्रपति जी के चुनाव में इसी वजह से यही चीज़ रोकने के लिए उनका मानना ये था कि यहाँ पर सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मिलना चाहिए। दूसरा राष्ट्रपति हमें पूरे देश में एक ही चुना, और अगर उसमें लोगों की कंसेंट ही नहीं होगी, 50% लोग भी सहमत नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब निकलता है राष्ट्रपति जी का चुनाव कराने का। इसी वजह से हमने इस प्रणाली को, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP सिस्टम, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया और इसको हमने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं किया। हमने जो राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए मेथड यूज़ किया है उसको समझिए। मान लीजिए ये 4 कैंडिडेट है सेम A B C D, और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सांसदों के लिए उसके सभी निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड पीपल। आप सभी को पता है कि राज्यसभा के अंदर 2 तरीके के कैंडिडेट 238 तक ले जाए जा सके ऐसे इलेक्टेड कैंडिडेट, जिनकी संख्या अभी 233 है, और 12 ऐसे उसके अंदर कैंडिडेट होते हैं या मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत किस आधार पर करता है। सचिन तेंदुलकर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे 2008 में? वहीं से नहीं जीते थे। उन्होंने भारत रत्न जीता था, खेल प्रतिभा थी, तो उनका मानना था ऐसे लोगों को बैठा लो, हो सकता है कभी खेल के लिए कोई चर्चा होगी तो ज़्यादा अच्छा दूसरों के कंपेरिजन में दे सकते हैं। इसके अलावा साइंस में
कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, किसी ने सामाजिक सेवा कर रखी है, ठीक है, या किसी का आर्ट में डांस फॉर्म भी हो सकता है, कला में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे 12 व्यक्ति को राज्यसभा अपर हाउस में नॉमिनेट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर हम इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भी शामिल कर लेंगे तो पक्षपात नहीं हो जाएगा। जिसको राष्ट्रपति स्वयं चुन रहा है वो तो राष्ट्रपति को ही वोट दें, बेसिक सी बात है। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ शामिल किए हैं, चाहे वो केंद्र का सदन हो यानी पार्लियामेंट, चाहे वो राज्य के विधानमंडल हो, हमने दोनों जगह से जो होते हैं इलेक्टेड। और इस इलेक्टेड की अगर बात करें तो संसद के अंदर हम ले लेते हैं राज्यसभा से 233 जो भी मौजूद हैं प्रेजेंट है, और बाकी लोकसभा से ले लेते हैं। लोकसभा से कितने लोग ले लेते हैं? 530 प्लस 13 500। इस समय प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास? 545 है। और इस 545 में से जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है, उसमें एंग्लो भारतीय भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अगर राज्य में आता है तो राज्य के पास 28 की 28 विधानसभा है, ये बात सब जानते हैं। विधानसभा के अंदर भी मुझे पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि विधानसभा के अंदर क्या होता है, जो भी व्यक्ति इलेक्टेड होते हैं उनको लेते हैं। और इसमें स्पेशली याद रखना कि कोई भी किसी भी राज्य का लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करता है। और बाकी उन्होंने संशोधन इन्होंने इसमें ये करा था कि दिल्ली और पुडुचेरी के पास में अपनी स्टेट विधानसभा थी, तो इस वजह से उन्होंने शामिल कर दिया। इसको लेकर विवाद हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो है तो क्या इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करेगा। पहले फिर से समझ लो, इस पूरे को इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं यानी निर्वाचन मंडल बोलते हैं। इसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और 2 अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, एक पुडुचेरी है और एक दिल्ली, लिखा हुआ है आपके विधानसभा से 2 के पास है। और जब इनको लिया गया था तो 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, यानी कि ओरिजिनली हमने केंद्र शासित प्रदेश को शामिल ही नहीं किया, एक संशोधन किया गया। अच्छा, इसमें विवाद ये होता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, आप सभी को पता है कि वो तो यूटी बन गया, अभी उसके पास में फिलहाल विधानसभा नहीं। पहले जब वो राज्य था तो विधानसभा थी उसके पास में। सवाल ये आता है कि क्या भविष्य में उसको शामिल किया जाए, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया जाए। आपने कहा कि किया जाएगा, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1984 के अंदर धारा 13 के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ पर विधानसभा बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब वो 2019 में चेंज कर दिया गया तो जिस अधिनियम को बताया गया जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस एक्ट के धारा 13 में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हमने संशोधन किया तब तो उसके प्रावधान डालना चाहिए था कि भविष्य में प्रस्तावित है, मानता हूँ, लेकिन हमारा अब तो भविष्य में इसी को लेकर के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है, निर्वाचन मंडल है 1954 के अंदर आता है, उसमें भविष्य में संशोधन पक्का होगा जब भी जम्मू कश्मीर जो है उसकी विधानसभा बन के शामिल होगी। ये बात आप लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन में सोचना है कि एक बार संशोधन अभी दिल्ली और पुडुचेरी शामिल, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अभी हमको राष्ट्रपति जी का चुनाव कराना है तो भारत में जितनी जनसंख्या है उसकी गिनती करी जाएगी, कितने वोट हो रहे हैं? हर बार जनसंख्या की गिनती होगी? नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या की गिनती करना बहुत एक्सपेंसिव काम है और हर 10 साल में जनसंख्या की गणना होती है। इसीलिए हमने कौन से संविधान संशोधन में जनगणना फिक्स कर रखी है? 84 अमेंडमेंट, 84वें अमेंडमेंट में हमने ये फिक्स कर रखा है कि 1971 में जो भी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन से जितनी सीट हमें निकालेंगे अनुसूची 4 के अंदर डाल रखी है, सिर्फ वही प्रयोग में ली जाएगी। यहाँ हमने ये तय कर रखा है कि अगर हम 2026 से पहले कभी भी राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे, 2026 से पहले कभी भी राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे तो हमारे पास 1971 के अंदर जो भी जनगणना थी, जो भी प्रतिनिधित्व थे, जितनी सीटें उस समय थी विधानमंडल के पास, केंद्र के पास, उन्हीं सीटों की संख्या के अनुसार वोट मांगे, क्योंकि हर बार अगर हम काउंटिंग करके करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाता है और इससे मामला बहुत महंगा है, ठीक है। चलो, ये तो था बोरिंग पार्ट, यहाँ पर समझ में आया? कोई डाउट?
चलो इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति जी के चुनाव में क्या होता है, इस चीज़ को और समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा और भी 2 कैंडिडेट ले लो, XYZ खड़े हुए। यहाँ पर क्या होता है कि 2 तरीके के पेपर्स होते हैं, एक हरे कलर का पेपर होता है और एक गुलाबी कलर का पेपर होता है। वैसे यूपीएससी सवाल पूछता नहीं, लेकिन आपने जानने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि गूगल रिकमेंडेशन थे, उससे पहले हमें बता दें। ठीक है, तो जो गुलाबी रंग का पेपर होता है वो होता है एमएलए, उस पेपर पे एमएलए वोट देता है, और जो हरे रंग का पेपर होता है उस पर एक MP वोट देता है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ इनका जो वोट होता है वो हमारे वोट की तरह नहीं होता, 1 वोट इक्वल 1 वोट वैल्यू। अगर आपने जा करके कांग्रेस, बीजेपी, सपा या किसी अन्य पार्टी को एक बार वोट दबा दिया तो आपका वोट वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है, वहीं का वहीं जाम हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, इनका एकल संसदीय वोट होता है, यानी तो वोट जो है वो कूदता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। कैसे ट्रांसफर होता है आइए समझते हैं। मान के चलिए कि आप सब लोग MP और MLA हैं, पूरे निर्वाचन मंडल के लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपना वोट दिया। अरुण ने पहला वोट दे दिया कि चलो द्रौपदी मुर्मू जी ठीक है, आजकल टीवी पे विज्ञापन में भी दिखाया जा रहा है, दूरदर्शन पे और यूट्यूब पे भी उनके बारे में पढ़ा, शीशा शेड्यूल ट्रैवल लेडी, वेरी गुड, उनके अचीवमेंट देंगे। इन्होंने कहा कि ऐसी लेडी को हमारे देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, इन्होंने दे दिया नंबर 1 पे। फिर इन्होंने देखा कि दूसरा कैंडिडेट कौन सा है, दूसरा कैंडिडेट इनको मालूम पड़ा यशवंत सिन्हा जी हैं, इन्होंने उनके बारे में सर्च करा, बोले ठीक ठीक है, कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ख़राब भी नहीं, तो इन्होंने उन्हें कौन सा प्रेफरेंस दे दिया, दूसरा। 2 और कैंडिडेट थे, एक अभिषेक सर थे, बोले चलो अगर बन भी जाते हैं राष्ट्रपति तो ठीक ही ठाक है, वरना कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं तो 4th कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार और हुआ, क्या हुआ कि हेमंत सर आ गए, उन्होंने हेमंत सर से कहा वो बंदा ठीक है, बहुत लंबा चलेगा, उसको तीसरी कर देते हैं। नाउ होता क्या है कि इस वोटिंग बैंक में पहले एक राउंड होता है, उस राउंड के अंदर सभी के वोट कैलकुलेट करे जाएंगे, ये देखा जाएगा कि किस प्रतिनिधि को नंबर 1 रैंक पे रखा गया। ठीक है, नंबर 1 रैंक पे रखा गया, उसके बाद सारी रैंकिंग निकालनी चाहिए। अगर वो क्लियरली अपनी रैंकिंग से कोटा ले रहे हैं, अपनी रैंकिंग से कोटा ले रहे हैं, या कोटा का मतलब आरक्षण नहीं है, या कोटा का मतलब है कि 51% मत, यानी कि कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। कट ऑफ क्वालिफाई कहने का मतलब ये है कि जितने वोट पड़े हैं उनकी संख्या बटे कितने राष्ट्रपति पद के लिए, भारत में कितने पद होते हैं राष्ट्रपति के, 1 + 1 + 1। अब मान के चलो कि 100 वोट पड़े, 100 में से राष्ट्रपति पद के साथ हमने 1 जोड़ दिया, ये फॉर्मूला ही है, मैं अपनी तरफ से 1 + 1 नहीं कर रहा हूँ, इतनी खतरनाक मैथ नहीं है मेरी, ये हमने कर दिया। अब अगर ये +1 नहीं लगाते तो 50% हो जाता, फिर से कंडीशन 50-50 पे आ जाती, इसलिए हमने इसको 51% ऐसे कर दिया, और ये कहलाता है कोटा मेथड। फिर से समझ लो, ये फॉर्मूला आपके पास दुनिया की कोई भी किताब में हर जगह लिखा हुआ है, इसको फिर से समझ लीजिए, ये तो मैं फॉर्मूला रिपीट कर दूँ, ध्यान से समझिए। मान के चलो 100 वोट थे, ठीक है, 1 राष्ट्रपति का पद होता है, और ये एक ध्यान रखना, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी इसी प्रणाली पे होते हैं, और राज्यसभा के अंदर मान के चलो हर 2 साल में चुनाव होने पे जितने पद खाली होते हैं ये संख्या बदल के उतनी हो जाती है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला को याद मत रखना, बस समझने की कोशिश करना। मान लो राज्यसभा के अंदर MP का चुनाव होना है, तो वहाँ पे आप कहोगे सर कोटा में तो 1 + 1 का फॉर्मूला था, बेटा ये फॉर्मूला राष्ट्रपति के लिए था। अगर राज्यसभा पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जितनी सीटें वैकेंट होगी वहाँ ये संख्या उतनी बदल जाएगी। 100 वोट हुए, 1 राष्ट्रपति, इनके साथ एक ऐड कर दिया, इस फॉर्मूले को बराबर करने के लिए ऐड कर दिया। ये मैंने कैलकुलेशन आपको सिंपल करने के लिए बता दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 80 वोट पड़े, ये हो गया निकल के वैल्यू 41 आ गई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की नहीं जीतेंगे, सेकेंड राउंड की वोटिंग चली जाएगी, जब तक कि वो 51% मत नहीं एक्सेप्ट कर लेते। सवाल ये आता है कि सर हाँ इसी मेथड में, ठीक है। अब ना सवाल ये आता है जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कि अरुण का मन है कि मैं सिर्फ A, B, C को वोट दूँ और D को वोट ही ना दूँ।
अरुण का मन है कि मैं 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के लिए, क्या मुझे सभी को वोट देना कंपलसरी है? नो, देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्रेशर। आप चाहो तो किसी एक प्रतिद्वंदी को वोट देके बाकी को वोट ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। नाउ दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं, तो सबसे नंबर 1 प्रेफरेंस पे ए चल रहे थे, मिस्टर ए। हमने देखा कि इनके वोट हो गए 6, सभी ने इनको 1 1 1 1 1 दिए हैं, ठीक है। इनके कितने वोट हो गए? 6 वोट हो गए। अब बाकी में से जो व्यक्ति हैं उनका वोट ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये चीज़ समझ लो। वोटिंग एक ही बार होती है, 10 बार तो पर्चे बांटोगे नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि जिन लोगों ने वोट दिया था और जिनके कैंडिडेट को सबसे कम वोटिंग हुई थी, जैसे डी सबसे लास्ट में रहा, ए नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन अभी ए 51% बहुमत पूरा नहीं कर पाया, 41% वाली कंडीशन पे आया, तो हम दूसरे राउंड पे चले जाएंगे। नाउ कंडीशन क्या होगी, जो डी जनाब चले गए, इनके जितने भी वोट देने वाले लोग थे, उन्होंने अगर डी को नंबर 1 पे रखा होगा तो नंबर 2 पे भी तो किसी को रखा होगा। अगर डी को नंबर 1 पे रखा होगा तो नंबर 2 पे भी तो किसी को रखा होगा। उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वोट उसको जुड़ जाएंगे। मान लो अरुण ने डी को 4थे स्थान पे रखा था, ठीक है, लेकिन पहले स्थान पे ए को रखा था, तीसरे स्थान पे सी को रखा था। अब ये जो सी की पोजीशन है थर्ड वाली, ये चेंज हो जाएगी जहाँ पर अरुण ने अपना दूसरा वोट दिया होगा। और आसान कर देता हूँ, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, मैं ग्रुप बी, ठीक है। क्या हुआ कि सबसे पहले जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने ए वाले ग्रुप को 4 लोगों ने 1 1 1 1 प्रेफरेंस दे दिया, बी वाले ग्रुप को लोगों ने प्रेफरेंस दे दिया 2 2 2, सी वाले को दे दिया 3 3 3, डी वाले को 4 4 4। अब जो 4 ही रैंक पे आया है उसको सबसे कम वोट मिले हैं। तो जिस व्यक्ति ने अरुण को नंबर 1 रैंक पे वोट दिया था, उसने ग्रुप बी को सेकंड वाला वोट दिया था। अगर सेकंड चला जाएगा, सेकंड खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वोट किसको चला जाएगा? ग्रुप बी। यानी कि जिसका वोट कैंसिल होता है वो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर वाले व्यक्ति को, जिसको उस प्रतिनिधि ने वोट दिया हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कैसे समझ और आसान, लेकिन डाउट में मत आना। जिसने बी को फर्स्ट रैंक पे दिया था उसने सी को सेकंड रैंक पे दिया होगा। एक बात मतलब सी एलिमिनेट हो गया तो सी का जो थर्ड सेकंड रैंक का वोट था वो बी के लिए क्या बन जाएगा? वोट नंबर। और कोई डाउट इससे आगे बढ़े? यहाँ पे डाउट एलिमिनेट क्यों गया? एलिमिनेट इसलिए हो गया क्योंकि पहले राउंड के अंदर सबसे कम बार हम उसको हटा बनना आता है, उसको फिर से शामिल कर लेंगे तो ये 41% के रेशियो से ऊपर मिलेगा। उसका भुगतान हो जाएगा। आपसे पूछेगा वीज़ा बनाएंगे, आप अगर पहले नंबर पे वीज़ा, दूसरे नंबर पे बर्गर, तीसरे नंबर पे चावल, चौथे नंबर पे वीज़ा है। अब आपका जो है वीज़ा जो है वो नहीं मिला तो आप पहले बर्गर या बर्गर चला गया चॉइस मंगा लीजिए। नाउ इस सिस्टम से तय होता है। अच्छा दूसरी बात ये है, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इनकी जो वोट वैल्यू निकल के आती है वो क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी है वो 5 लाख कुछ हज़ार वोट से जीती, तो अब आप सोच रहे होंगे सर वोट की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकल के आती है। तो इस वोट की वैल्यू में 2 लोग इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, जिसको कोटा मेथड समझ गए। अगर राज्यसभा इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर 1 रखोगे या जितने मेंबर की सीट वैकेंट है उतने रखोगे? जितने लोगों की सीट वैकेंट है उतने लोग रखोगे। चलो दो प्रकार के लोग होते हैं जो यहाँ पर वोटिंग देते हैं राष्ट्रपति जी को, ठीक है। ये और समझ लो 2 मिनट में। उसके बाद जब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर पे आ रहा है तो आप लोग की चीज़ें हैं, बम से उड़ा दो, चाइना को पाकिस्तान को, तो 2 मिनट और बोलो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाए। नाउ मुझे ये बताइए कि एमएलए कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं कि राज्य में होते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्य के अंदर सबसे खतरनाक चीज़ होती है राज्य की आबादी। क्या होती है? इनका जो वोट होता है ना एमएलए का, और राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए निकाला जाता है, इसको मैं प्रैक्टिकली कर देता हूँ आपके लिए आसान है। हमारे यहाँ जो है पीलीभीत के विधायक कौन है? जो कि एक राज्य मंत्री भी है, माननीय संजय सिंह गंगवार जी। अगर संजय सिंह गंगवार जी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देना होगा, जो कि वो देंगे क्योंकि वो क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, उन्हें किसी ने नामित तो मनोनीत तो किया नहीं है, तो वो वोट देंगे अपना, एमएलए वोट देता है।
क्या हुआ कि भाई संजय सिंह गंगवार जी का फ़ोन आया मेरे पास, बोले यार अभिषेक चुनाव होने वाला है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बहुत जानते हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो, ये बताओ ये वोट वैल्यू निकलती कैसे। तो मैंने कहा सर नो नीड टू वरी, मेरा घर आवास विकास में और संजय वर्मा 2 मिनट की दूरी पे मैं तुरंत आ रहा हूँ पैदल। मैं पहुँचा, मैंने कहा अरे राजमंत्री साहब ने इन्वाइट किया है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कॉफ़ी या चाय मिलेगा। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो कोई भी नहीं, मैं जल्दी में हूँ, तो मुझे बस बता के निकल चाय और कॉफ़ी बात। तो मैंने कहा सर एक काम करिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी सीट्स होती हैं उसका गुणा निकाल लीजिए 1/1000, उसका गुणा निकाल लीजिए 1/1000। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि पता चले हम ही अलग बता दें। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, हाँ यही, क्योंकि मैंने यहाँ पर आबादी लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन उस स्टेट के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, 24 करोड़ बटे उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ, और ये ध्यान रखना ज़रूर से कि घर जाके 24 करोड़ पे कैलकुलेट मत करना, 1971 में जितनी आबादी रही थी ये कैलकुलेट उतने पे होगा। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए नीचे 403 लिख दिया, कहीं बड़ा खुशी से घर पे जाके निकालो सर वोट बैंक तो इतनी निकल रही है, समझ रहे हो। अब यही दिक्कत हुई, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने चलो ध्यान से समझो, ये 403 2022 का है, यहाँ पर 1971 वाला चलेगा। घर जाके कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि आप अभी कनेक्ट कर जाओगे अच्छा 403 वो वैल्यू होती है। इसके अकॉर्डिंग यूपी की जो 1971 की वैल्यू निकल के आती है वो प्रति एमएलए की निकल के आती है 208। ठीक है, ये उनका सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड रूल है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं निकाला है, उन लोगों ने जो पहले से डिफाइन कर रखा है शेड्यूल 4 के अंदर, वो 208 उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की। ठीक है, नाउ ऐसे ही करके अगर हम बात करें तो ये यूपी की हो गई, फिर बिहार की भी होगी, असम की भी होगी, अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन होगी, वहाँ के जितने भी एमएलए हैं सबकी वोट वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं। असम की वैल्यू कम आएगी, किसी की वैल्यू 7 आएगी, किसी की वैल्यू 20 आएगी, बिहार की बात करें तो वैल्यू 600 आएगी, महाराष्ट्र की वैल्यू अलग आएगी। नाउ 1971 में टोटल जो इस बार दिया 10,98,930 समथिंग सीट बन गई करके टोटल बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए चलो 1971 में उसमें और उसमें ये देखा होगा कि कितने एमएलए राजनीति आ रहे हैं, उसी समय की वैल्यू 208 तब से 2026 तक, और 2026 के बाद जब तक पहली जनगणना नहीं होगी तब तक नहीं। इस पर कोई डाउट? हाँ, यानी कि सिंपल सी बात है, ठीक कह रहा हूँ कि एक विधायक का मतलब हो गया 208 वोट की वैल्यू। अब जो भी 10 लाख या 12 लाख वोट हैं उसमें से एक विधायक की वैल्यू हो गई 208 वोट। 710 नहीं, कितनी 710 नहीं 708 एमएलए की वैल्यू। चलो आगे। नाउ एमएलए की वोट वैल्यू समझ गए, अब बात कर लेते हैं एमपी की वैल्यू की। एमपी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी राज्य हैं सबकी जो भी एमएलए के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन की टोटल वैल्यू निकल के आती है। इसकी 208 आई, इसकी मान लो किसी राज्य की 1900 आई, किसी की 7 आई, इस सब का आप कर दोगे टोटल। क्या कर दोगे? टोटल। और सिंपल सा है कि एमपी के सामने रख दोगे, जितने भी राज्यों की फिगर टोटल निकल के आ रही है उसको मैं बोल देता हूँ एक्स। क्या बोल देता हूँ? एक्स। एग्जाम्पल के लिए बटे में आ जाएगी लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड कैंडिडेट। इलेक्टेड कैंडिडेट सबसे दोबारा समझ लो इस फॉर्मूले को, यहाँ पे आपको शो नहीं होगा।
जितने भी राज्यों की टोटल वैल्यू निकल के आती है एमएलए की, हम उसका सम टोटल कर देंगे और उसका टोटल बटे हम लिखेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये होती है एक एमपी की वोट वैल्यू। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी x को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी यही टोटल ऑफ टेबल कह सकते हो या टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कह सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। बिल्कुल जोड़ते हैं जो आएगा उसके बटे में देखो कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल ले, ठीक है। अब इसको देखो और समझ लो फॉर्मूले को। जैसे मान के चलो कि 28 राज्य हैं, यूपी बिहार एमपी सबके सब 28 राज्य हैं। हमने 28 राज्यों की टोटल वैल्यू यहाँ लिखी और हम लिखते हैं ना मैथ में कि सम वैल्यू ऑफ टोटल इज इक्वल टू एक्स। हमने इसी x को एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू निकालने के लिए उठा के रख दिया यहाँ पर, और जब हम एमपी की वैल्यू निकाल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो डिवाइड कर देंगे एमपी के दोनों हाउसेज से जहाँ पर एमपी बैठते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाँ इनकी वोट वैल्यू जो भी निकल के आई 708 203 नहीं वोट वैल्यू कंफ्यूज मत हो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, फिर से समझ लो, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ, अच्छे से सुनो। सबसे पहले हमने निकाला विधायक साहब की वोट वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव के लिए। विधायक साहब की वोट वैल्यू कितनी है कि उत्तर प्रदेश की कितनी 1971 में आबादी हुई होगी, बटे में 1971 के समय में जो भी उन्होंने फिक्स कर रखा है कि कितनी सीटें रहेंगी उससे भाग करेगा, तो उत्तर निकल के आ जाएगा। ऐसे करके हम बिहार का निकालेंगे, उसके साथ सभी राज्यों का निकालेंगे। अब जितने भी राज्यों के एमएलए की कितनी वैल्यू निकल के आई है हम उसका टोटल करेंगे। जैसे 208 यूपी की निकल के आती है तो बिहार की 200 निकल के आएगी। इसका पूरा टोटल करने के बाद निकल के आएगी वैल्यू ऑफ एमपी, जिसकी हम सभी राज्यों की टोटल स्टेट एमएलए वैल्यू अपॉन लोकसभा राज्यसभा। सिंपल सी बात है। उसमें तीसरा एलिमेंट है दिल्ली और जैसे आपको पता है 550 सीट कितनी निर्वाचित है, तो 13 आपकी यूपी से और इधर तो 530 सीट, इसके बाद 543 और इधर दूसरी वाली जो लोकसभा कौन आएगी 530, तो ये जोड़ करके कितनी, ठीक है। आगे बढ़े, अभी एक और टेक्निकल पार्ट बचा है, इसका छोटा सा है, ये क्लियर हो जाए। हमने निकाल लिया एमएलए की वोट वैल्यू और एमपी की वोट वैल्यू निकाल दी, लेकिन ये तो प्रति व्यक्ति की वोट वैल्यू निकल के आई है। अभी एक छोटा सा काम और हो जाता है कि ये जो उत्तर प्रदेश की, जैसे यूपी की एक एमएलए की वैल्यू निकल के आई 208, तो वहाँ पर टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टोटल वोट उत्तर प्रदेश में कितने हो रहे हैं, तो इसको हम गुणा कर देंगे जितनी टोटल एमएलए की वैल्यू होगी, जितनी टोटल एमएलए की वैल्यू होगी। फिर से सुनिए, सबसे पहले हमने क्या एमएलए की सिंगल वैल्यू निकाली। अब एक एमएलए की वैल्यू निकल के आ गई, मैंने बता दिया सिंगल बात की कि आपकी वैल्यू इतनी। उनका आपके लिए बताओ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने एमएलए हैं सबकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा कि सर आपकी वैल्यू को गुना करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एमएलए होगी, तो उन्होंने उससे गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की वैल्यू निकल के आ गई, और यही काम हम हर राज्य के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो हर राज्य के टोटल एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी, तभी तो ये संख्या लाखों में और करोड़ों में पहुंच जाती है। चलो ये कंफ्यूजन बस दूर कर लो कि जो बार बार मैं 430 कह रहा हूँ, 430 अभी के एग्जाम्पल के जो उस समय जितनी चीज़ें थी 1971 में उन्हीं के अनुसार निकालना, ठीक है। और वैसे भी इसका मैंने चार्ट बना दिया है ताकि 1971 में आपको अपनी से कोशिश करके देना आपको चार्ट, ठीक है। उस चार्ट को एक बार ओपन कर लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुझे पता नहीं टेक्निकल पॉइंट है, जब तक कोई लेटर और नहीं होगा तब तक थोड़ा समझने की गणनाओं के साथ
प्रोजेक्टर नहीं है। जी नंबर ऐड कर दें, कोई बात नहीं, पड़ोसी को बना देंगे। आपने कहा नहीं था सर से आपने लिखा, देखिए आई ये फाइल करीब 218 के लिए फाइल है, तो उसका मैं आपको पेज नंबर बता दूँ। ठीक है, ये देखिए 1971 की पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई है, लेकिन इसमें करंट अभी राज्यसभा वाले लोग जो है और इसमें जम्मू कश्मीर का भी स्टाफ बना, जम्मू कश्मीर की जनगणना होने बैठ जाए। अच्छा वो ये चार्ट भेज दिया, एक और चीज़ क्लियर हो गई, आप ध्यान से ठीक है। अब इसमें आप टोटल वैल्यू वगैरह सब लिखेंगे, कौन से राज्य की कितनी है। आप देखो एक चीज़ समझ लो जिसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूजन हो गई है कि फाइल होने के बाद कंफ्यूजन होगी। 1971 में जिस राज्य में जितनी आबादी थी, आबादी जिस राज्य में इस समय प्रेजेंट विधानसभा सीटें होंगी, क्लियर हो गया था नहीं बोलो, ठीक है। अब उसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े आप देख लेना, मैं बोलूँगा और ठीक है। अब इधर चलो मैथ का पार्ट हो गया, आगे बढ़े, वरना राष्ट्रपति पे ही अटके रहे। एक बार ये चार्ट करके जाकर देख लेना अच्छे से, उसके बाद में डाउट होता है तो आपको प्लीज फ्री है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। नाउ इसी प्रकार से जो भी वैल्यू एमपी की निकल के आएगी, मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रेजेंट वैल्यू है 700, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वर्तमान में सारे एमपी मौजूद होंगे, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि मैंने आपको बता दिया रहा हूँ कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू विधानसभा के अंदर अभी इलेक्टेड एमएलए सी होगी और इलेक्टेड एमपी सी होगी, मल्टीप्लाई हम आबादी को या डिवाइड उसी से करेंगे, ठीक है। और ये इलेक्शन कमीशन का ही चार्ट दिया हुआ उसी में, ठीक है। अभी समझ में आया, दोबारा और कोई 708 एमपी की वैल्यू, एमपी के नहीं एक एमपी के एक एमपी चलो एक बार फाइनली कैलकुलेशन फिर से समझ लो आसानी से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो इस फॉर्मूला को समझो ध्यान से, अच्छा ऐसे समझ आ जाए आसानी से, ठीक है। देखो जो आबादी लेंगे कि कितने करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो 24 करोड़ नहीं लेंगे, वहाँ रफली लेंगे जो 8 करोड़ ये बता रहे हैं, 8 करोड़ लोग उस समय 1971 में रहते हैं, ठीक है। ये संविधान ने 84वें संशोधन से फिक्स कर दिया। ना आगे आ जाए
सबको पता है कि स्टेट के अंदर एमएलए होते हैं, केंद्र में तो नहीं होते एमएलए, ये सबको पता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। इस एक व्यक्ति की वैल्यू निकालने के लिए जिस भी स्टेट में ये बिलोंग करता है वहाँ ये फॉर्मूला लागू होता है। टोटल आबादी 8 करोड़, बटे में हम प्रेजेंट रखेंगे। अगर प्रेजेंट में यूपी के अंदर कितने हैं, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेशन कर लेना, वो आएगी 208। ये 208 जो वैल्यू है वो 1 MLA की है। अब हमें ये जानना हो कि जितने भी एमएलए हैं यानी 403 है तो इनकी टोटल वोट वैल्यू कितनी बन रही है, तब हम इसी 208 को मल्टीप्लाई कर देंगे 403 से। कितना आया अरुण? 8 लाख कुछ आया होगा, गिनो 83 82 4। तो उत्तर प्रदेश से टोटल हमें कितने वोट मिल जाते हैं, कितने वोट मिल जाते हैं? 83,814 एमएलए की वोट वैल्यू क्लियर हो गई। एक एमएलए की वोट वैल्यू, सभी एमएलए की वोट वैल्यू मतलब 403 से गुणा कर दिया, सभी की निकल के आ गई। यहाँ तक कोई डाउट है? इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? ऐसे ही अगर यहाँ पर हम बिहार लिख दें या मध्य प्रदेश लिख दें या महाराष्ट्र लिख दें, उसकी भी निकाल लोगे। अब अगर मान के चलो बिहार के अंदर 403 सीटें नहीं है तो बटे में जितनी सीटें वहाँ के एमएलए हैं उतनी लिख दोगे। और ये ध्यान रखना, विधान परिषद का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ कहीं विधान परिषद की बात दिख रही है? और मैंने 403 लिखे हैं, 404 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन करके आंग्लो भारतीय को हटा दिया गया। चलिए अब एमपी पे आ जाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीन में ये है कि जितने भी राज्य हैं, टोटल स्टेट, इन सब के जो भी एमएलए की वैल्यू निकल के आती है, एक बार उसको चेक करो तो जितनी टोटल वैल्यू निकल के आ रही है अभी हम लोगों ने निकाली थी जो वोट वैल्यू, ठीक है, 208 निकल के आई थी, उसके बाद गुणा कर दिया था 403 से। वो हर राज्य की वैल्यू को हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। वो जो भी टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो टेबल में आंकड़े दिए हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को बोलेंगे x और उसके अकाउंट में रख देंगे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के कितने मेंबर टोटल हैं इलेक्टेड वाले, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर कितने हैं इस वक्त? 233। बाकी 12 तो आपको पता ही है, मनोनीत होकर आते हैं। और हमारे पास लोकसभा के कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट? 545 में से अब इसका टोटल कर लो, कितना आएगा? 700। अब ये जो 776 की वैल्यू निकल के आई है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे पुट करनी है 776। और जो वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थी, कुछ भी 8 लाख या जो भी करोड़ में वैल्यू निकल के आती है, 8 5 49। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो निकल के आएगी एक एमपी की वोट वैल्यू, और वो एमपी की वोट वैल्यू भी प्रेजेंट में है 708। ठीक है, अभी भी नहीं क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूँ, 10 बार पूछो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करके जाओ, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है ना, ये किसी भी किताब में डायरेक्टली एक्सप्लेन किया नहीं होता है पूरा, और जिस किताब में किया होता है समझो वो संविधान की सबसे अच्छी किताब है, वही पढ़ी। ठीक है, टोटल स्टेट के एमएलए की वैल्यू रखी हमने एक्स मान करके, लोकसभा राज्यसभा की निर्वाचित सीटें डिवाइड कर दिया, एक एमपी की वैल्यू निकल के आई। नाउ एक एमपी की जो वैल्यू निकल के आई है, अगर हमें सभी एमपीज़ की वैल्यू जाननी है तो हम इसी 708 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी। इसी प्रकार से हमारे पास टोटल वोट वैल्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब अरुण कितनी संख्या बन रही है? 10,98,930 और सबको 203, 10,98,903। अब इस पे अप्लाई होता है हमारा कोटा मेथड। कोटा मेथड का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर कितने वोट्स हैं टोटल,
अपॉन 1+1+1, यानी कि इसका 51% लाने पे राष्ट्रपति जी जो है वो इलेक्टेड हो। ये है अब नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसे समझ जाओगे तो फिर कभी लेक्चर में आ जाएगा बस ये आपकी नॉलेज के लिए है। अगर जैसे फैक्चुअल डेटा जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है, मेंस में प्रोसेस पूछ लेगा, लेकिन कभी आपसे नहीं पूछेगा क्या आप दूसरे क्षेत्र की आबादी के हिसाब से वोट वैल्यू के हिसाब से एक वोट वैल्यू है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है, इससे आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि किस बुद्धिमान ने ये फॉर्मूला दिया है। यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि किस बुद्धिमान व्यक्ति ने ये फॉर्मूला दिया था। तो भैया ब्रिटेन वाले थे और कोई नहीं थे, फॉर्मूला दिया था, ठीक है। उनमें से 2 व्यक्ति थे जिनको कहा जाता है अंग्रेज बहुत बड़े अध्ययन थे। एक स्टूडेंट था, उसने किताब लिखी थी जन प्रतिनिधि करके, उसका नाम था स्टूडेंट हेयर, और एक स्टूडेंट डुप्ले। एक का नाम था हेयर, कोई बाल वाले हेयर, और एक का नाम था डुप्ले। इन दोनों लोगों ने ये प्रतिनिधि जो तरीका है, ये पद्धति है, ये कि अगर आप इससे करोगे तो राष्ट्रपति निकालने में आसानी होगी। और कितनी आसानी हो रही है वो 1 घंटे से दे तो भला हो उसका हेयर का और डुप्ले का जिन्होंने ये मेथड दिया था, उन्होंने किताब लिखी है जन रखी है, ठीक है। हेयर एंड डुप्ले में लिख दे रहा हूँ, हेयर और आपका डुप्ले। पता नहीं इसमें मात्रा कहाँ लगाएंगे, हिंदी वाले देख लेना, लेकिन डुप्ले बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, हिंदी मुझे नहीं पता डुप्ले कैसे। तो हेयर और डुप्ले ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि हो सकता है कि इनका संज्ञान जाए, मतलब यूपीएससी का जो है वो अंतरात्मा जाग जाए, उसको लगे कि ये मेथड पूछने से अच्छा है ये दूसरे मेथड के साथ हो जाए, ठीक है। तो हेयर और डुप्ले यहाँ पर कोई दिक्कत, अगर अभी भी इस प्रोपोर्शनल मेथड में कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये चार्ट आप लोगों को मैंने ग्रुप में शेयर किया, वो देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आया, ऑलवेज वेलकम, आप 10 बार पूछो, ठीक है। चलो फिर अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज राष्ट्रपति जी को कम से कम जो है वो समाप्त कर दें, राष्ट्रपति जी के शक्तियाँ समाप्त कर दें। चलिए भैया, राष्ट्रपति जी की पहली पावर पे आ जाइए। और राष्ट्रपति जी की मिलिट्री पावर कोई बता सकता है क्या होती है? राष्ट्रपति जी की मिलिट्री पावर्स क्या होती है, सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं? तीनों सेनाओं का, अच्छा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो फिर सीडीएस बिपिन रावत क्यों बनाए गए? सीडीएस जो है उनको पद लाने की जरूरत क्या थी? हमारे पास राष्ट्रपति के लेवल में हम तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ इंडिया, क्या जरूरत है सीडीएस का पद बनाने? और हमारे पास हर सेना के प्रमुख भी हैं, और आप कह रहे हो कि राष्ट्रपति जी प्रमुख होते हैं, इसको कोरिलेट नहीं कर रहे थे। सीडीएस का काम केवल और केवल तीनों सेनाओं को देखना है, यहाँ कहीं गोवा है छोटा सा, ठीक है। अब गोवा के साथ दिक्कत ये हुई, गोवा ने कहा आप इसको ऐसे थोड़ा सा बिहाइंड द सी चले जाइए, हिस्ट्री में आ जाइए कि जब रियासतें थी और उनको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे हर राजा के पास जाके उसको पैकेज दे रहे थे कि सर 3 रूम 2 नाइट रहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप हमारी अपनी रियासत को भारत में विलय कर लेते हो, जोड़ लेते हो, तो हम आपको सुविधाएँ देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है वल्लभ भाई पटेल जी, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी? तो उसी में एक सुविधा और आती है, उसको हम बोलते हैं कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं
उनकी किसी भी युद्ध से यानी वॉर से प्रोटेक्शन करने का काम किसका होगा? केंद्र का। और केंद्र में किसका काम होगा? राष्ट्रपति का। इसलिए कभी भी राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स की बात आ जाए तो उसको आप प्रमुख कि वो वॉर को डिक्लेयर कर सकता है, वो अनाउंस कर सकता है कि आज युद्ध होगा और युद्ध होगा। लेकिन बड़ी वाली बात कि वो बात में मंत्रिमंडल के द्वारा उसको गुस्सा तो आएगा, आवेग भी आएगा, लेकिन पीछे से मंत्रिमंडल फोन करेगा, रुक जाओ हमसे पूछो, हम बताएंगे वॉर करना है। अब आप कहोगे सर ये प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति जी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं? दैट प्लीज रेफर आर्टिकल 355। अनुच्छेद 355 ये बात कहता है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी कोई भी ऐसा राज्य होगा उसकी सुरक्षा करेंगे। और इतना ही नहीं, कोई भी राष्ट्रपति जो है वो दो तरीके के यानी कि एक्सटर्नल, जब भी कोई बाहरी हमला होगा, और बाहरी हमला तो छोड़िए, अगर कोई आंतरिक शांति भी भंग होगी तो भी राष्ट्रपति जो है उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अब कुछ को समझ में आ रहा है कि देश के अंदर अगर आपातकाल की स्थिति बनती है, इंटरनल इमरजेंसी बनती है, तो क्यों को क्या करेंगे? और ये एक और चीज़ भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की शक्ति राज्यों में बहुत ज़्यादा है। बाकी आप सभी को पता होना चाहिए कि पुलिस भारत के अंदर जो है संविधान में 3 लिस्ट हैं, एक राज्य की है, एक केंद्र की है और एक समावर्ती सूची है। आप मुझे ये बता सकते हैं पुलिस किस में आता है? पहले किस सूची में आता था? पहले किस सूची में आता था? पहले ये जो है ये केंद्र की सूची में आता था। लेकिन दिक्कत ये हो गई, जब ये केंद्र की सूची में आता था तो कोई भी राज्य को अपने यहाँ, चलो मैं इधर आया, तो जब क्या हुआ, जब कोई भी राज्य को अपने यहाँ पुलिस रखनी होती थी तब राज्य के साथ दिक्कत ये होती थी कि वो केंद्र की अनुमति लेता था। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूँ। दिल्ली के अंदर पुलिस किसकी है? केंद्र है। अब सोचो कि उत्तर प्रदेश को भी पुलिस रखनी होती थी तो वो केंद्र से परमिशन ले रहा है। अब पता चला यहाँ बाहर जो है वो ड्रमंड कॉलेज के 2 अच्छे छात्र 2 गुटों में लड़ाई हुई। अब हम फोन कर रहे हैं पहले किसी केंद्र के मंत्री, ये लड़ रहे हैं, पुलिस भेज दो, तो वो कहेगा अच्छा एक काम करो, पहले होम मिनिस्टर के पास में फैक्स, फिर होम मिनिस्टर फैक्स करेंगे दूसरी पुलिस, फिर दूसरी पुलिस देखेगी कि मामला कितना संज्ञान है। तब तक पता चल रहा है 2 गुट जो है तो लड़े लड़े 2-4 को भीड़ से मार के गए। तो ये सब डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब इसी से आप कोरिलेट कर जाओ, आपने आफ्स्पा सुना है? असम के ऊपर स्पेशल फोर्सेस अप्लाई की गई है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, पूर्वी भारत के इलाकों में बॉर्डर पर अलग अलग तरीके की स्पेशल फोर्सेस रखी गई हैं। आफ्स्पा सुना है? आफ्स्पा सुना है आप लोगों ने? आफ्स्पा नहीं सुना है? यूपीएससी का एक विषय है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लेना अवश्य से, क्योंकि ये सारे बिल्कुल सही है, ये सारे मेरे विषय पढ़ाने के नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लेकिन जो आफ्स्पा पढ़ाएगा वो कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी वाला पढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास आपको बताया, ठीक है। आफ्स्पा के अंदर क्या होता है कि हमने असम और बाकी के नॉर्थ ईस्ट के सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ पर चाइना कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो जब तक तुम अपनी आर्मी को तैनात करोगे, उस बीच में वहाँ पर इंटरनल आंतरिक व्यवस्था देखने के लिए पुलिस नहीं होती, स्पेशल फोर्सेस कहलाते हैं। हालांकि ये स्पेशल फोर्सेस का प्रावधान है तो केंद्र ने हटा दिया है, लेकिन इसको फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अभी वर्ष 2019 का जो समय अवधि है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। ये आ जाती है हमारे राष्ट्रपति जी की मिलिट्री पावर। चलो, सारी पुलिस राज्यों की सूची में नहीं है, केंद्र सूची और जो पुलिस की बात कर रहे हैं उस पुलिस के गठन में 2 तरीके की एक तो हो जाती है आपकी लोकल पुलिस आती है जो LIU होते हैं, अगर कोई इंटरपोल लेवल की पुलिस आती है, ठीक है, और दूसरी आती है स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत स्पेशल पुलिस फोर्सेस, जिसमें दिल्ली की जो पुलिस फोर्स आती है वो सीधे हेडेड बाई यूनियन स्टेट्स आती है, ठीक है। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो भी पुलिस होती है वो केंद्र के हिसाब से क्यों चलती है, उसके पीछे सिंपल सी बात है, क्योंकि वो केंद्र शासित होती है। कोई भी अगर यूनिटी होगी तो उसकी पुलिस का कंट्रोल सीधे यूनियन के पास ही आती है, लेकिन पुलिस आती स्टेट लिस्ट में। ये याद क्या IPS हाँ पूछो, IPS क्या होते हैं?
IAS और हिस्ट्री से टेस्ट है, ये तो सेंट्रल सर्विस है ना, IAS IAS ये ट्रेनिंग सेंटर IAS की ट्रेनिंग है हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में। चलो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि इनकी पावर क्या है, मिलिट्री की पावर का मतलब अब ये मत लिखाना कि राष्ट्रपति गन लेके बॉर्डर पे निकल जाते हैं, आ सकते मालूम है, और मंत्रिमंडल में कहता है जाओ चाहे क्या ही ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और आता है यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, राष्ट्रपति हर तरीके की शक्ति में कोई शक्ति को अपनी चला नहीं सकती, ठीक है। होता क्या है कि राष्ट्रपति जी को एक दिन सपना आता है कि चलो मैं एक काम कर रहा हूँ 355 हटा देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ 355 हटा देता हूँ, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, हम किसी भी राज्य को कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है, राज्य अपनी अपनी पुलिस को व्यवस्था देख सकते हैं। क्या इस आधार पर राज्य भारत से जुड़े हो सकते हैं? फिर से मेरा सवाल समझो, बेसिक से एक्सट्रीम लेवल पर। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मना करके किसी भी राज्य को ये 355 की सुविधा नहीं देंगे, तुम्हारी देखरेख नहीं करेंगे, ना तुम्हें आर्मी देंगे ना कुछ देंगे, तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला हो जाए तो क्या इस बात का बेस बना के राज्य कोई भी भारत से अलग हो सकता नहीं? क्यों नहीं हो सकता? बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया, राज्यों को अलग नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, जब राज्यों का विलय भारत में हुआ था, इसे हम कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल इंडिया विद डिस्ट्रक्टिबल लॉयल्टी। कहने का मतलब ये हमारा भारत अखंड है, जो राज्य एक बार भारत में विलय हो गया वो अलग नहीं होगा। तो कोई से भी प्रावधान को राष्ट्रपति पूरा करे, इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल हम नहीं देंगे मदद। वो आगे लोगों को पिटो आज को जमते नहीं भेजेंगे हम, तो और बार हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं राष्ट्रपति को, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति जी ने समय पे फोर्सेस नहीं भेजी। और नॉर्थ ईस्ट का पूरा मुद्दा जो है वो इसी पे अटका हुआ है, इसलिए मैंने ये कनेक्ट करा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिक्कत यही है, वो ये कह रहे हैं कि चाइना वाले लगातार बॉर्डर पार करते हैं, बीबी बच्चे उठा के ले जाते हैं, गधे घोड़े उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो खुद को कहते हैं कि तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। वो लोग क्या करना चाहते हैं कि चाइना वाले जो है वो ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा है ही नहीं, यहाँ की जितनी भी ट्राइब है वो हमारी तरह दिखने में है तो हमारी होगी, ऐसा उनका मानना है। तो क्या हुआ कि वहाँ की जितनी भी आपने कभी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं कर रहे हैं जितना हम नॉर्थ कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट को भी छोड़े पड़े। यही एक वजह है नॉर्थ ईस्ट मांग करता रहता है कि हमारे यहाँ से ये कोर्स हटाओ, ये तमाशे बंद करो, हमें डेवलपमेंट दो, हमारे यहाँ फैक्टराइजेशन करो, ये तो ये सारे जो मुद्दे करने के होते हैं स्टैटिक कोर्स से जुड़े हुए, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक सुना है किसी ने? डिप्लोमेटिक शब्द का अर्थ सुना है? जब हम कभी कभी कह देते हैं कि आप बड़े डिप्लोमेटिक हो, मतलब ना आप ए के अच्छे दोस्त हो ना बी के अच्छे दोस्त हो, आप दोनों के अच्छे अच्छे दोस्त हो। तो डिप्लोमेटिक होता है कि जैसी परिस्थिति वैसे बन जाओ। भारत का खराब सा नक्शा दोबारा बना लेते हैं कि अच्छा बनाना नहीं आता, ठीक है। नाउ ये है अमेरिका, और हम अमेरिका को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि अमेरिका की एम्बेसी भारत में नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में एस्टेब्लिश है। सबको पता है एम्बेसी होती है, अमेरिका अपनी एम्बेसी बनाता है, भारत भी अपनी एक एम्बेसी बनाता होगा अमेरिका के अंदर। सवाल ये आता है कि सर आप एम्बेसी क्यों बता रहे हैं? तो माई डियर स्टूडेंट, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी, यानी कि डिप्लोमेटिक से राष्ट्रपति बाहर करता है, जब तक उसकी अनुमति नहीं होगी तब तक अमेरिका हमारे यहाँ के मसाल है कि अपनी एम्बेसी बना ले, और यहाँ से हम कोई एम्बेसी जब अमेरिका में बना ले, यानी कि हमारे जितने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो सारे किससे देख में होते हैं? राष्ट्रपति के। ये चीज़ क्लियर। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति को सिर्फ रबर स्टैंप ना समझा जाए, लेकिन समझा भी जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास में एक और मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, वो कहता नहीं नहीं अमेरिका को एम्बेसी मत बनने दो, चाइना की एम्बेसी मत बनने दो। फिर से बात करेंगे, बेचारा करे तो करे क्या? और उसको लगता भी है कि चलो एक बार में कागज में लिख के अपनी राय जो है मैं दोबारा मंत्री परिषद के पास भेज दे रहा हूँ कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो दोबारा से मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही लिख के भेज देगा, नहीं मना कराना कौन से, चीनी नहीं खानी है, तो राष्ट्रपति कहीं मिल जाएगा। तो आई ऑलवेज थिंक दैट क्या कहते हैं, राष्ट्रपति इज लाइक सीधा
सीधा बच्चा, वेरी इनोसेंट चाइल्ड ऑफ अ क्लास एंड प्राइम मिनिस्टर एंड पैनल इज लाइक गार्जियन ऑफ सोसाइटी। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं जा सकते, मैं जाऊँगा। हिम्मत कैसे कर, ऐसे तो नहीं कहते एग्जाम्पल। लेकिन अगर इस लिहाज से देखो तो राष्ट्रपति की पावर्स कहीं ना कहीं बहुत कर्टेल करती है, ठीक है। और इसीलिए यूपीएससी यानी यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक पावर में कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत? संधि एवं समझौते वो तो राष्ट्रपति के नाम पे अलग अलग तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री कर ही लेती है, लेकिन संधि और समझौते जो हैं वो बेसिकली सांसद ही करती है, बस उनका नाम होता है, वो कहीं डायरेक्टली नहीं जाते। हाँ ये ज़रूर है कि वो प्रतिनिधि हैं, देश के हेड हैं, तो हर मीटिंग में उनको या पीएम को भेजें। वैसे तो कायदे में प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहाँ भी इंटरनेशनल विजिट करनी है वो राष्ट्रपति जी को ही करनी चाहिए, लेकिन सभी को पता है सबसे ज़्यादा विजिट कौन करता है, ठीक है। हाँ फाइनेंशियल पावर की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पैसे को लेके क्या अधिकार है। क्या राष्ट्रपति जी किसी से अपनी पॉकेट मनी मांगते हैं? क्या राष्ट्रपति जी सांसद पॉकेट मनी मुझे दे दो, आई वांट टू गो पेरिस, आई वांट टू गो स्विट्जरलैंड, क्या ऐसा होता होगा? राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन करना, और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। साथ ही वित्त आयोग में ये बताता है कि कौन सी पॉलिसी भारत के अंदर पैसे के लिए चलानी है, किस राज्य से कितना टैक्स लेना है, किस राज्य को कितना अनुदान यानी कि चैरिटी देनी है, अनुच्छेद 200 विच इज नोन एज। बिल्कुल पूछना पड़ता है ना कि घर पे नैरो नेक पेन से लिखवा लो, अपने घर पे जहाँ नेम प्लेट लिखी हुई है वहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा गैप देके बिल्कुल मैंने लिखा है। यहाँ जो भी अधिकार है, चाहे सांस लेना भी सांस को लेनी है, तो उसे छोटे जितने भी काम करेंगे वो ऑफिशियल कैपेसिटी वो सारे। तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति फिर अकेले में कर क्या सकता है, क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है उनकी शक्तियाँ फिर बचती कौन सी हैं? जब सारे काम तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही पूछ के कर रहे हो, समाज से पूछ के कर रहे हो, तो फिर शक्ति कौन सी है? क्या राष्ट्रपति रिजाइन दे सकता है? रिजाइन दे सकता है, रिजाइन दे सकता है, लेकिन रेजिग्नेशन देने के लिए क्या उसे मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है? ये ऐसी पावर आ जाती है जो उस बेचारे के पास सर आप रेजिग्नेशन दे दो, आप बीमार होते हो, आप इंसान हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात आ जाए। नाउ अब ये सभी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति साहब जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो कौन आ जाएगा उनकी जगह पे? एक्टिंग प्रेसिडेंट विच इज कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा अब ये बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं उनकी जगह तो खाली हो गई, अब उनकी जगह पे कौन बैठेगा? फिर बहुत सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा लेंगे, और कोई भी नहीं बैठेगा, इसका मतलब भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला होगा। चलो दोनों पद वही संभालेंगे, दोनों ये कह रहे हैं दोनों पद वही संभालेंगे। और आप में से कोई सोचो, विचार करो, राष्ट्रपति जी की जगह तो बैठा दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति से दुश्मनी है का? कौन बैठेगा? अनुच्छेद 63 कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति 63 नहीं आता, 22 हाँ 63 में आता है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं बैठेगा। और तब तक ये चला भी सकते हैं उस चीज़ को, दोनों जगह का रोल भी प्ले कर सकते हैं। क्या ऐसा करना ये आपके पास कोई काम फिर से मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आए कोई आ सकता है या खाली है? उपराष्ट्रपति। अच्छा एक और सवाल है, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर लड़ सकते हैं? जैसे उसको खाली कैसे कर सकते हैं? अगर वो खाली हो जाए तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और यही मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को देख रहे हो
चेहरा तो देखो, चेहरा ना देखो। कहने का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट नाम की जो पोस्ट होती है वो सिर्फ रिजर्व करके रखी होती है राष्ट्रपति के लिए, बट एक्चुअल में एक और भी पद संभालता है विच इज कॉल्ड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा का ही काम करने के लिए ये एब्सेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास राज्यसभा में 2 बैटरी बैकअप पड़े हुए हैं, 2 स्टपनी पड़ी हुई हैं, विच इज वन इज कॉल्ड डिप्यूटी चेयरमैन एंड सेकंड इज कॉल्ड द पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब कंफ्यूजन दूर हुई, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए अपना सर ले जाने के सबसे पहले दीवार के पास आओ, रुक जाओ, मारो मत, सोचो कि दीवार में क्यों नहीं मारा, दिमाग को एक्टिव रखो। सबने आंसर वही दिया जो सबसे पहली बार पढ़ के मैंने दिया था। इनकी तरह मैं भी सोच रहा था 6 महीने का टाइम पीरियड है, चुनाव करा लेंगे, उधर से भी आ गया, दोनों काम करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नाम की कोई पद ऐसा हमारे संविधान के अंदर लिखा ज़रूर है, लेकिन ना तो उसकी सैलरी होती है ना कुछ होती है। अनुच्छेद 64 के अंदर उसको सैलरी जो मिलती है वो मिलती है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में कार्य करने की, और जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी जगह पर डिप्टी चेयरपर्सन अपॉइंटेड कर दिया जाता है। लेकिन एक रूल याद रखना कि उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा या लोकसभा किसी का सदस्य नहीं होता है, परंतु जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट जगह पर आता है डिप्टी चेयरपर्सन, वो सदस्य होता है राज्यसभा, उसको राज्यसभा ही चुन लेती है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है जो मैंने अभी पूछा था कि क्या उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति जी को सपना आया कि यार पावर तो वैसे नहीं है, चलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जा रहा हूँ, बिना पावर को नहीं करूँगा, सैलरी है, सैलरी कम हो जाता है, तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं? पहले उन्हें अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। और क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ही था, डायरेक्टली पहुंच जाते आप ही मुझे पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ क्या नहीं कर सकता राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता, उपराष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता राष्ट्रपति। राज्यसभा के सामने चलो जल्दी बताओ। लेकिन ये प्रावधान लिखा था संविधान में, तो ऐसा कोई प्रावधान दिया ही नहीं कि नहीं कर सकता। भाई संविधान इस पर शांत है, इसी को मैं बोलता हूँ ग्रे और डार्क एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ सवाल ऐसे दिमाग में ले आते हैं जो संविधान की किताब में होते ही नहीं है, तो फिर बाकी सवालों के जवाब कहाँ से आएंगे? इसके लिए है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1992। यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति जी, क्या खाली आपने जो दिमाग में लिया है कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो, ये बार्ड करता है। बार्ड प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1992, इसमें संशोधन हुआ 1997, लेटेस्ट संशोधन हुआ 2019 में। ये सीधे बात करता है क्योंकि संविधान इसमें क्या है, और मौन व्रत वाले से आप पूछ नहीं सकते क्या था। तो जब संविधान है मौन, तो हमने बात तो हम लेके आ गए नया अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत आपके कुछ ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें 13 से 16 धाराएं हैं, आपको उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ना है, इसमें सब कुछ बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। और ये जो मैंने टेबल डाली है वो टेबल भी इसी अधिनियम के तहत बनाई हुई तो टेबल डाली है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? हाँ हाँ प्लीज़। हाँ हाँ सही पूछना, बिल्कुल पूछना।
अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पारित है और पेंडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट है तो फिर वो वहीं स्टेज से कंटिन्यू होगा, क्योंकि उनके ऑफिस में जो चीज़ें कंटिन्यू है वो कंटिन्यू होंगी, नए सिरे से नहीं होंगी। अभी सिंपल अगला प्लीज पूछिए। देखो, राष्ट्रपति के साइन करने का मतलब कभी भी नहीं ये होता है कि आपने अनुच्छेद 141 ले लिया या आपने पूरे भारत की सीमा पर कोई अधिनियम लागू करवा दिया। मुझे ये बताइए वो कानून बनाया किसने? और अगर जनता को कोई भी विधि से आक्रोश हो जाता है और सरकार को लगता है कि मुझे वापस लेना है तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो वापस ले सकती है। और आपको ये जान के हैरत होगा कि 3 तलाक का जो बिल है वो उस समय पे पास हुआ था जब लोकसभा राज्यसभा से पास ही नहीं हुआ था और एक गैप चल रहा था। उस गैप के टाइम पीरियड में राष्ट्रपति जी ने फटाफट साइन कर दिए और जब नई लोकसभा बन के आई तो उस बिल को 6 दिन के अंदर पास कराया। मैं आपको आगे पहले क्वेश्चन का सीधा सटीक उत्तर ये दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई भी एक्ट किया, कोई भी बिल अगर एक्ट में परिवर्तित कर दिया और गवर्नमेंट को आज भी लग रहा है बिल उसके पीछे कोई रीजन नहीं है और यही उसने किया, उसने कोई रीजन दिया। किसान बिल वापस होने का कोई आपको रीजन नहीं मिलेगा, खाली बड़े बड़े नेता जो है वो टीवी पे आते रहेंगे मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं फोन लगाया ठीक है। अगर इसे पढ़ना चाहो इस वाले दिन को बनाना ठीक है सर, हिंदी वाले बच्चे पढ़ना चाहिए, इसी धारा 13 बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। टाइम कितना बचा है? टाइम हो गया ठीक है। बस एक लास्ट चीज़ है, आप लोगों से क्वेरी है, आप उस क्वेरी को समझ लो और बता दो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है और ये राष्ट्रपति जी को टॉपिक को ओवर कर देगा ठीक है। ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं, अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। किसी को और कोई डाउट हो? चलो किसी ने इतिहास पढ़ा है? ये लास्ट टॉपिक है, 2 से 2.5 मिनट का होगा, फिर एक बड़ा 1861 का काउंसिल अधिनियम था, पढ़ा है किसी ने? काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 किसी ने पढ़ा है? आधुनिक भारत के अंदर जब आप पढ़ते हो तो इस तरीके के 1773 से लेकर 1947 तक बहुत सारे अधिनियम आते हैं। ये एक बड़ा प्यारी बात कहता है, ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सभी एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं? विधायिका इज आंसरेबल यानी कि जवाबदेही होगी टू लेजिस्लेटिव। ये उत्तर है इस बात का, ये आंसर है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की जाती है, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की अनुच्छेद 53 क्या है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव हेड होगा जो कौन होगा? राष्ट्रपति। और ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंदर अगर हम बात करें जो विधि बनाते हैं और विधि बनाने का काम तो दोनों सदन करते हैं, परंतु पब्लिक से चैनल के लोगों को ज़्यादा चूज माना जाता है, जनादेश उन्हीं को सुनाया जाता है। भाई आप जो जन है जो अपना मैंडेट यानी कि जनादेश देते हो कि तुम जाओ तुम बैठो तुम रूल करो या उसी को समझाओगे उसको वोट देते हो, तो इसीलिए माना जाता है कि पीएम जो है वो ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर बैठता है जो कि डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि पीएम की पावर ज़्यादा है। अब आगे दूसरी चीज़, इस समय जो लोकसभा चल रही है वो 16वीं है कि 17वीं है कि 18वीं है? 18वीं है लोकसभा। अब ध्यान से समझो, ये लास्ट टॉपिक है राष्ट्रपति जी का और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आप टॉपिक नहीं समझे तो दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद में वीटो का टॉपिक भी आता है और वीटो का टॉपिक तो बहुत आसान है। नाउ अनुच्छेद 86, 86, 87 राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ देते हैं कि जब भी कोई लोकसभा बनेगी तो जो लोकसभा की विदाई हो रही है उसका आदेश भी तुम दोगे कि 16वीं लोकसभा का लिखना होता है कि हम लोगों ने
पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया। कैसे बनाया? तो हमने इलेक्शन दिए थे लोकसभा के इलेक्शन में वो अभी वापस से 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं वो फिर से चुनाव किसके आ रहे हैं? लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। 17वीं लोकसभा चल रही है, अब 18वीं लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जी का काम ये होता है, ये उनकी उन्हीं शक्तियों में से एक है जिसमें हम रबर स्टैंप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी मंडल की एडवाइस उनको नहीं चाहिए होती है। अनुच्छेद 85 में वो घोषणा करते हैं कि 16वीं लोकसभा टाटा बाय बाय, तुम जाओ घर बैठो, अब दूसरी लोकसभा आ जाएगी। 86 के अंदर वो पहली बार, आपने देखा होगा जब कोई भी संसद के अंदर पहली बार सभा होती है, जो कि ज़्यादातर फरवरी में होती है बजट सत्र में, तो सबसे पहले कौन एड्रेस करता है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए होती है। 87 के अंदर आ जाता है कि वो इसकी विदाई तय करते हैं और कहते हैं कि तुम कोई भी विश्वास प्रस्ताव पारित करके दिखाओ, तुम्हारी सरकार गिर रही है, अब तुम हमें दो विश्वास प्रस्ताव ला करके दिखाओ कि सभी लोग तुमको चाह रहे हैं, या फिर आप विश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उसके बेसिस पे सरकार को गिरा भी सकता है व्यक्ति, और सरकार को इम्प्लीमेंट भी लागू भी कर सकता है। दोनों अधिकार राज्य में राज्यपाल का होता है। वेरी गुड। नाउ ये बताओ कि 23 मार्च 2015 को, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास में 2015 की 16वीं लोक ये जो है सभा चली है, ठीक है, और मान के चलो कि हमारे पास में एक टाइम पीरियड का गैप होता है जिसको हम बोलते हैं 6 मंथ का गैप। क्या बोलते हैं हम? 6 मंथ का गैप। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर कभी भी नई लोकसभा गठित होने से पहले, यानी कि 17वीं लोकसभा गठित होने से पहले 6 महीने का जो गैप हो जाता है, क्या उसमें कोई भी राष्ट्रपति विधि बना सकता है? फिर से सवाल और आसानी से इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए ट्रिपल तलाक गिराया था और भी इसमें राष्ट्रपति पास है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकसभा 16वीं वाली जा रही है, उसका विधायी समावेश तय हो गया, अगली बार में चुनाव होगा, और चुनाव होते साथ ही 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड तो लगता है चुनाव के नतीजे आने में। इस बीच में राष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति जी अपनी सीट पर विराजमान और उनके पास अनुच्छेद 123 के तहत शक्ति है कि वो कोई भी अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो क्या इस गैप में राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश या कानून भारत के लिए बना सकते हैं? क्या यहाँ पर उनको मंत्रिमंडल की एडवाइस नहीं चाहिए? सीमित काल के लिए बना सकते हैं, अच्छी बात है, बना सकते हैं, लेकिन क्यों बड़ी बात, तो यहाँ पर मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की एडवाइस नहीं चाहिए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बीच में अगर इन्होंने कोई भी ऐसी विधि बना दी, ऐसा ऑर्डिनेंस दिया है, तो क्या वो पूरे भारत पे लागू होगा? क्या उसके लिए मंत्रिमंडल की एडवाइस नहीं चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी। हमेशा याद रखना, मंत्रिमंडल की पावर समझो राष्ट्रपति के लिए, नेहरू ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे नहीं करवा। जब तक कि नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता, पुराना मंत्रिमंडल जो है वो अपनी एडवाइस उनको देता रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी फिर राष्ट्रपति को रबर स्टैंप साबित कर दिया। एक ही तो शक्ति मिली थी कि ना मेरे पास में सीधा हाथ है ना मेरे पास उल्टा हाथ है, अब मैं फ्री हूँ एकदम से, लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं है, अब अपनी खोपड़ी से विचार अपनी फैसले लूँगा। लेकिन उस फैसले में भी पीछे से पूरी फोर्स आ गई और उसका कहना था नहीं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, अकेले तो आपको छोड़ना ही नहीं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी पावर होती है, यहाँ पर राष्ट्रपति अगर कोई कानून बना देते हैं तो वो कानून पूरे भारत में लागू हो जाता है। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, दोबारा मंत्री परिषद बनता है, वो उसको फिर से वेरीफाई करेगा, एक हाउस दूसरे हाउस में जाकर पूरी प्रक्रिया होगी और राष्ट्रपति के साथ हो ही चुके हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी एक सदन में उस बिल को पारित नहीं करा तो अधिनियम रिलैक्स कर जाएगा, तो वो तीन तलाक ये आम लोग देखा होगा ओवरनाइट फैसला आ गया। पीएम मोदी जी ने क्या करा था कि एक हाउस सभा डिसॉल्व होने से पहले वो गए और 3 तलाक के ऊपर साइन लिया, लागू हो गया, काम होने लगा उसके ऊपर। और क्यों लिया है मोदी जी ने, फिर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी वॉज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो सभी को पता है कि PM प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो है, उन्होंने प्रदेश ले लिया, ये भारत को लागू हो गया। फिर जब सरकार बनी तो मोदी जी ने अपनी सरकार बनाने के सिद्ध कर दिया और अनुच्छेद 86 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की जगह पर विश्वास प्रस्ताव ला करके 50% लोगों का राष्ट्रपति जी के हाथ में रख दिया, लोग हमारी सरकार में दोबारा से अब हाउस में ज़्यादातर मेजोरिटी बीजेपी पार्टी की, तो 3 तलाक वाले के पास ये ट्रिक्स हुई चीज़ें होती हैं जो कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और इनको किस तरीके से उन्हें करना है। ये चीज़ क्लियर हुई। 3 तरीके की वीटो पावर होती है, एक वर्ड में समझा देगा। एक होती है आंतरिक, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, और एक होती है विलंबन, जिसको हम बोलते हैं एडजर्न वाली पावर, और एक पावर होती है चेन में रखने वाली पॉकेट। ठीक है, सबसे पहली एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। वीटो का जो कंसेप्ट है, वीटो का मतलब होता है 4 देश होते हैं और वो बैठे एक साथ, 4 देशों से हमने पूछा कि ईरान के ऊपर अटैक करो, उसने कहा हाँ करो, उसने भी कहा हाँ करो, उन्होंने कहा मैंने कह दिया वीटो। तो वीटो का जो अर्थ होता है वो रशिया से लिया गया है। रशिया का अर्थ की अगर बात करें तो रशियन वीटो का मतलब रहता है डिले। रशियन वीटो का मतलब होता है डिले, डिलेट का मतलब होता है खत्म, कोई मतलब नहीं, डिले हटाओ, डिले कर दो। लेकिन इंडिया के अंदर अनुच्छेद 111 के अंदर वीटो की शक्ति होती है। अनुच्छेद 111 के अंदर वीटो कहाँ लिखा है? पूरे संविधान में वीटो लिखा हुआ दिखा दो, कहीं वीटो लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल आएगा या तो उस पर अपनी सहमति दे देगा या फिर उसको विद होल्ड कर देगा। विद होल्ड का मतलब होता है कि अपने पास रोक लेगा, और रोकने की 3 विधि हो जाती है, दूसरा एडजर्न वाला और तीसरा पॉकेट वीटो वाला होता है। एब्सोल्यूट के अंदर वो मना कि मेरी करना नहीं है, लेकिन अगर वो बिल किसी मंत्रिमंडल में मूव करा है तो तुम क्या, तुम्हारे से ऊपर भी कोई होता वो भी पास करता, तो पास करना पड़ेगा। और अगर चलो तुमने कोई भी बात को भेज दिया और वो बिल दोबारा लौट के आ गया, देन यू हैव टू डू इट। वेरी गुड। दूसरा बिल आ जाता है डेफर्ड, जिसको बोलते हैं एडजर्न वीटो। एडजर्न वीटो में क्या होता है कि मैंने कुछ समय के लिए उसको डिले और डिले करने का मतलब ये हो गया कि नहीं अभी नहीं साइन करेंगे, टालेंगे, क्योंकि उसकी भी समय अवधि हो गई, आप ज़्यादा लंबे समय तक उसको टाल नहीं सकते। और इसी बात को तीसरी शक्ति आती है, वो होती है पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो ऐसी चीज़ है कि अपनी जेब के अंदर मैंने डाल दिया, अब मेरा जब मन करेगा अनिश्चित काल के लिए तब दे दूँगा। तो इस तरीके की शक्तियाँ कई बार प्रयोग हो चुकी हैं। APJ अब्दुल कलाम ने आज़ादी की करी थी, उससे पहले भी ऐसे जैन वगैरह आए थे, लोगों ने अपनी प्रेसिडेंट की पावर का प्रयोग किया। चलो अब इसको बंद कर दो और कंक्लूड करते हैं।